हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, 12 जनवरी और 13 जनवरी के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं, जो हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों के साथ और उनके से जुड़े हुए जो भी हमारे पीछे के करंट्स हैं, उन सब सारे प्रश्नों के साथ मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वनडे में अगर देखा जाए तो 4000 का आंकड़ा जो पार करने वाली, क्या वो स्मृति मंधाना है, क्या वो मिथाली राज है, क्या वो हरलीन देओल है, या फिर प्रिया पुनिया है? तो याद रखिएगा ये कौन है, ये है स्मृति मंधाना, जिन्होंने अभी हाल ही में 4000 रनों का जो है वनडे में वो आंकड़ा पार कर लिया है अपने करियर का। और पहले नंबर पे बात करते हैं तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आपको मिलेंगी मिथाली राज। तो याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे इस समय भारत की तरफ से 4000 रनों का आंकड़ा पार करने वाली कौन है? स्मृति मंधाना। अगला देखिए, आप लोग के हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित होने वाली है। तो वो चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पे आयोजित हो रही है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कहाँ पे आयोजित होगी, ये आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए आगे देखते हैं। भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो आपने देखा है अभी हाल ही में एक तूफान आया हुआ है, उस तूफान का नाम क्या है? राफेल तूफान। क्या नाम है? राफेल तूफान नाम है। तो इसके लिए भारत ने किस देश को सहायता भेजी है? तो या तो आपको दूसरे तौर से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में राफेल तूफान जो आया है वो कहाँ पे आया है? ध्यान रखिएगा, इस तूफान का नाम राफेल है। राफेल विमान मत समझिएगा जो फ्रांस से हमने आयात किया है, तूफान है। ठीक है। तो इसका प्रश्न अगर पूछा जाए कि राफेल तूफान हाल ही में कहाँ पे आया या फिर भारत ने कहाँ पे मानवीय सहायता भेजा है, तो वो भेजा है क्यूबा में। अच्छा, दो तूफानों के और आप लोगों को याद होगा, अभी हाल ही में आया था, एक आया था रेमल। तो रेमल का अगर बात करते हैं कि नामकरण किसने किया था? ओमान ने। और अगर दाना की बात करते हैं तो दाना का नामकरण किसने किया था? कतर ने। ये दोनों भी आपको याद रखना होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्योंकि इसी समय क्या हुआ था, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से परमानेंटली भारत वापस आए थे। तो अगर हम बात करते हैं कि ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है, इसका प्रवासी भारतीय जो दिवस पे सम्मान किसको दिया गया है, आपको ये याद रखना है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसको प्राप्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। किसे किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। अब अगर हम बात करते हैं कुछ और पुरस्कारों का, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि कुछ और पुरस्कार, तो इसमें कुछ और पुरस्कारों में हमारे पास क्या है? मिस वर्ल्ड पुरस्कार जो 2024 है, ये किसको प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है क्रिस्टिना पिजकोवा को। ये कहाँ की रहने वाली हैं? चेक गणराज्य। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो मिस वर्ल्ड 2024 जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है क्रिस्टिना पिजकोवा को, और कहाँ की रहने वाली हैं? चेक गणराज्य की। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे आपको पुरस्कार हैं, जैसे मिस यूनिवर्स जो है 2024 का, इसको खिताब किसको मिला है? तो ये खिताब मिला है किसको? विक्टोरिया क्रेजर को, जो कि डेनमार्क की रहने वाली हैं। ध्यान रखिएगा, मिस यूनिवर्स पूछा जाएगा तो विक्टोरिया क्रेजर, और मिस वर्ल्ड पूछा जाएगा तो कौन होंगी? क्रिस्टिना पिस्योकोवा। दोनों को ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड क्रिस्टिना, मिस यूनिवर्स विक्टोरिया। उसके बाद मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, इसका जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? रेचल गुप्ता जो है पंजाब की रहने वाली हैं, इनको मिला है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। उसके बाद मिस फेमिना इंडिया 2024 का खिताब किसको मिला है? ये मिला है निकिता बोरवाल का, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। उसके बाद मिस इंडिया 2024 का जो खिताब है ये किसको प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है रिया सिंघा गुजरात की।
और याद रखिएगा रिया सिंघा जो है, जो कि मिस यूनिवर्स का है, तो यही मिस यूनिवर्स के खिताब के लिए गई थी, लेकिन ये जीत नहीं सकी। बस समझ में आया? तो मिस यूनिवर्स में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था? तो रिया सिंघा ने किया था। उसके बाद 33वां सरस्वती सम्मान की बात करते हैं, तो ये किसको मिला? ये मिला प्रभा वर्मा को, उनकी जो रचना थी रौद्र सात्विकम, उसके लिए। और अभी हाल ही में 34वां व्यास सम्मान जो है उसकी घोषणा हो चुकी है, तो ये किसको मिला है? 34वां अगर व्यास सम्मान की बात किया जाए तो सूर्यबाला को मिला है। और उनकी रचना का नाम क्या है? उनकी रचना है कौन देश के वासी वेणु की डायरी। बात समझ में आया? तो 34वां जो व्यास सम्मान है वो किसको मिला है? व्यास सम्मान ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में किसको मिला है? सूर्य बाला को। कौन देश के वासु वेणु की डायरी इनका रचना है। आइए अगला प्रश्न देखिए। 12 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है जो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में है? बस ऐसे ही मैंने ऐड किया है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको सिर्फ ये बताना है। तो यहाँ पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, है ना। 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। बात समझ में आया? तो अगर आपको पूछा जाए कि जनवरी माह के कुछ दिवस के बारे में, तो आप कोई कुछ दिवस याद रखने हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 4 जनवरी का, तो 4 जनवरी जो है इसको याद रखिएगा, ये ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 9 जनवरी याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी याद रखिएगा, ये क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी याद रखिएगा, क्या है? इंडियन आर्मी डे। 16 जनवरी याद रखिएगा, क्या है? स्टार्टअप डे। उसके बाद 23 जनवरी याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का हैप्पी बर्थडे, पराक्रम दिवस। उसके बाद 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं और बालिका दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बात समझ में आया? इसके साथ साथ आपको 25 जनवरी भी याद रख लीजिएगा। और 25 जनवरी क्यों मनाते हैं? ये हमारा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बात समझ में आया? उसके बाद 30 जनवरी जो है शहीद दिवस या शहीदी दिवस, ध्यान रखिएगा, ये भी हम लोग मनाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो इसमें दो है। एक, अगर आपसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात किया जाएगा या फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाएगा, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। बात समझ में आया? और उसके बाद अगर पूछा जाए कि बताइए शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो शिक्षा दिवस हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय वाला आपका 11 नवंबर को। ठीक है, कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। जस्ट मिनट, थोड़े से इरेज कर लें, दोहरा हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या मनाते हैं? शिक्षा दिवस की अगर बात करते हैं तो हम लोग कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि 11 नवंबर को किसकी याद में मनाते हैं, किसका हैप्पी बर्थडे है। बस समझ में आया? इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बाल दिवस की, तो बाल दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम लोग 14 नवंबर को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम लोग 28 फरवरी को। तो ये सारे दिवस भी आपको याद रखने हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपको यहाँ पे क्या बताना है कि राष्ट्रमंडल जो खेल है उसके देश के जो मतलब जो भी राष्ट्रमंडल खेल में देश सम्मिलित हैं उनके संसदों के जो अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्षों का जो है एक तरीके से सम्मेलन होने वाला है। तो उस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये देश कर रहा है आपका क्या? भारत कर रहा है। कुछ और जो अभी कुछ और जो अभी हुए हैं आपके आयोजन, हम उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पे जो आयोजन हुए हैं, जैसे अगर हम पूछे कि एससीओ, हाल ही में एससीओ जो संगठन है उसका
कहाँ पे आयोजन हुआ है, तो एक तो आप याद रखिएगा अस्ताना जो कजाकिस्तान में है, बात समझ में आया। और दूसरा आपको याद रखना है कि इसी एक्चुअली 2024 में 2 बार हुआ है, तो दूसरा वाला भी याद रखिएगा पाकिस्तान। पहले हुआ था कहाँ पे, 24वें नंबर पे अस्ताना में हुआ था, लेकिन 25वें नंबर पे कहाँ पे हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है। 2024 में दोनों हुए हैं। अब आगे देखिए, बिम्स्टेक का जो बिजनेस समिट है उसका आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। G7 का जो है उसकी बैठक कहाँ हुई थी, इटली में। ब्रिक्स की जो है रूस, यहाँ पे बैठक हुई थी। और ब्रिक्स में एक चीज़ और याद रखिएगा, अगला वाला जो बैठक होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, वो होने वाला है आपका ब्राज़ील में। और हाल ही में जो है इस जो बैठक हुई थी यहाँ पे इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया ये नवीनतम सदस्य के रूप में बना है। आगे अगर देखिए G20 का, तो G20 की जो बैठक है, इसी बैठक के लिए ब्रिक्स, एक्चुअली ब्रिक्स का जो आयोजन है वो पहले ब्राज़ील में होने वाला था, लेकिन G20 के कारण उसने मना कर दिया था। तो G20 का कहाँ पे हुआ है, ब्राज़ील में हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके ट्राइका कंट्री कौन है, G20 में अक्सर आपसे जो प्रश्न पूछता है तो ट्राइका की बात जरूर करता है। ट्राइका का मतलब वो देश, वो 3 देश आएंगे जिसमें पिछली बार हुआ हो, अब हो रहा हो और आने वाला समय में होने वाला है। ठीक है, तो 2023 में चूंकि ट्राइका में जो था वो भारत था, तो ये याद रखना है। उसके बाद 2024 में ब्राज़ील में खुद हुआ, तो ये भी याद रखिएगा। और तीसरा आपको याद रखना है जो अफ्रीका है, क्योंकि 2025 वाला जो है वो कहाँ होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। तो ये तीनों आपके ट्राइका में आएंगे। प्रश्न आपका जनरली ट्राइका से जब भी बनेगा तो यही बनेगा कि निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा 2023 में भारत में हुआ था, तो ये हो गया। 2024 में ब्राज़ील में हुआ था, और फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में 2025 वाला होने वाला है। बात समझ में आया? तो आइए आगे देखते हैं। नाम की बैठक कहाँ पे हुई थी, तो नाम की बैठक हुई थी युगांडा में। और इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1961 में। इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। आसियान भारत, आसियान भारत का जो बैठक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, लाओस में हुआ था। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में जो है बीसीसीआई का जो नया सचिव नियुक्त किया गया, किसको किया गया है, देवजीत सैकिया को। किसे किया गया है, देवजीत सैकिया को। क्योंकि आपने देखा अभी हाल ही में जो है आईसीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं कौन बने हैं, वो बने हैं जय शाह। कौन बने हैं, जय शाह बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। और ये सबसे छोटी उम्र में आईसीसी के अध्यक्षता पर पहुंचने वाले व्यक्तित्व हैं। बात समझ में आया? तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ और नियुक्तियां हैं उसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ का जो सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है रघुराम अय्यर को। किसे नियुक्त किया गया है, रघुराम अय्यर। उसके बाद आरपीएफ जो है उसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अनीस दयाल। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। उसके बाद अगर पूछा जाए कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी, इसका जो है नियुक्ति कौन किया है, मतलब कौन हुआ है, तो के संजय मूर्ति। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर इससे पूछे कि ये किस आर्टिकल में आता है, तो ये आता है 148 से 151 के बीच में। 148 में सीएजी की बात की गई है। अभी हाल ही में जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी इसके भी अध्यक्ष हुए हैं। कौन हुए हैं, मसातो कांडा। कौन हुए हैं, मसातो कांडा। तो ये कुछ अध्यक्षों की नियुक्ति है जो इस बार हुई है, जिसमें अगर हम बात करते हैं 51वें मुख्य न्यायाधीश को याद रखिएगा संजीव मूर्ति को, सीएजी के संजय मूर्ति, और अगर बात करते हैं एडीबी के मसातो कांडा, आरपीएफ के महानिदेशक अनीस दयाल, और ओलंपिक, भारत के ओलंपिक संघ के जो सीईओ हैं वो कौन है, वो हैं रघुराम अय्यर। तो आज के प्रश्नों की जो श्रृंखला है यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ, और रिवीजन अपना बनाते रहिएगा। मिलते हैं,
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की